हेलो, हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का। आज हम गांधी जी के 3 क्षेत्रीय जो आंदोलन थे, खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी की भारत वापसी। सबसे पहले तो गांधी जनवरी 1915 में भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। तो जब वो भारत आए तो उनकी जो सफलताएं थी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उन सफलताओं से गांधी जी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी भारत में भी। और न केवल शिक्षित वर्ग ही नहीं, बल्कि जो आम जनता थी, आम लोग थे, आम जनता, उनमें भी गांधी जी काफ़ी लोकप्रिय हुए। उनकी चर्चा भी पूरे भारतवर्ष में हुई थी। गांधी जी ने निर्णय किया कि वे अगले 1 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे। और आते ही गांधी जी ने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई अपनी पार्टी बनाई, बल्कि उन्होंने सोचा कि वो स्वयं 1 वर्ष के लिए पहले 1 वर्ष भ्रमण करेंगे और जानेंगे कि भारत में क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ समस्याएं नहीं हैं, लोग कैसे हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं के बारे में पूछना, और किसी भी राजनीतिक मुद्दे से दूर रहने का फैसला किया था 1 वर्ष तक उन्होंने। क्योंकि उस समय जो भी जितनी भी राजनीतिक धाराएं थी, जैसे कांग्रेस में मान लो उदारवादी, उग्रवादी जो भी थे, उन सब के जो कार्य थे उनसे गांधी जी लगभग असहमत थे। गांधी जी अपना एक जो सत्याग्रह वाला जो रास्ता था उसको अपनाना चाहते थे। और गांधी जी का विचार था कि जब तक कोई भी एक राजनीतिक दल उनके सत्याग्रह के मार्ग को पूर्ण रूप से नहीं अपना लेता, तब तक वो किसी भी राजनीतिक दल में अपना जो है समर्थन नहीं देंगे, वो राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसी के चलते चलते आगे उन्होंने 1 वर्ष के भीतर लगभग 1917 में, 1 वर्ष के बाद 1917-18 में उन्होंने 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए। वो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रीय आंदोलन थे। तो बेसिकली महात्मा गांधी ने 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए। एक तो था चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। 1917 में यहाँ पे हुआ था। उसके बाद हुआ था अहमदाबाद में 1918 में। और अहमदाबाद के बाद खेड़ा में भी 1918 में। तो ये तो था बिहार का, और ये दोनों थे गुजरात के। चंपारण और खेड़ा तो वो था किसानों से जुड़ा हुआ, मुख्यतः किसान आंदोलन थे ये। और अहमदाबाद वाला वो था मजदूर आंदोलन। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले चंपारण जो सत्याग्रह है उसको प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। ये क्यों लाया गया था? ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेज़ों ने किसानों से समझौता किया था, ये अनुबंध किया था कि वो अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करें, क्योंकि उस समय नील का प्रयोग रंगाई पुताई में किया जाता। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी का अंत हुआ, 20वीं सदी प्रारंभ हुई, उस समय के आसपास जो प्राकृतिक रंग थे, जो नेचुरल कलर नहीं, जो आर्टिफिशियल कलर थे, वो बनने लगे थे और मार्केट में सस्ते भी थे। नील के जो कलर थे, नील वाला जो रंग था, वो मार्केट में महंगा था। तो इस वजह से धीरे धीरे करते हुए नील की जो खेती है वो पिछड़ने लगी। नील का जो मार्केट में जो वैल्यू था वो कम होने लगा। इस चक्कर में क्या हुआ कि नील की खेती अत्यधिक बोझिल हो गई। और जो वहाँ के जो चंपारण में जो बागान मालिक थे और जो स्वयं किसान थे, वो दोनों ही परेशान हो गए थे नील की खेती से। आर्टिफिशियल कलर आने के बाद तो वो दोनों ही चाहते थे कि ये ख़त्म हो जाए, ये जो नील की खेती है बंद हो जाए। लेकिन अंग्रेज़ों को इससे अच्छा मौका मिल गया। अंग्रेज़ों ने बोला कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाली ये नील की खेती को बंद करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कर देने पड़ेंगे। जिस भी फसल को आप बोओगे, जिस भी फसल का आप उत्पादन करोगे, उसमें एक्स्ट्रा कर वगैरह कुछ ऐसे शर्तें लगा दी थी। तभी आप जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था नील की खेती के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर निकल सकते हो। इसके लिए किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि ये गलत था, ये जो कर लगाना था वो गलत था। तो किसानों को अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये 19वीं सदी के प्रारंभ की बात है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था किसानों ने अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन बाद में जब आर्टिफिशियल कलर आए तो ये नील की खेती अप्रासंगिक हो गई थी।
इस व्यवस्था को 3 कठिया पत्ती कहते हैं। तो 3/20 हिस्से पर जो नील की खेती करना था, उस पद्धति को, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? 3 कठिया पत्ती। तो आंदोलन का कारण मैंने बता ही दिया था, 19वीं सदी के वाला आर्टिफिशियल कलर आ गए थे उसके लिए। तो राजकुमार शुक्ल नाम के एक जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था कि आप चंपारण में आइए और एक बार चंपारण की स्थिति को देखिए, यहाँ के लोगों का साथ दीजिए आप आंदोलन में। तो गांधी जी ने अपने कुछ साथियों के साथ चंपारण की ओर कूच किया और चंपारण का पूरा दौरा किया। तो गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो गए थे। ब्रिज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी और नरहरि पारिख, ये कुछ लोग थे, ये कुछ व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ चंपारण में गए थे और पूरे चंपारण का भ्रमण किया था और वहाँ की समस्याएं देखी थी। इसके बाद गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह जो अपना है वो प्रारंभ कर दिया था। सत्याग्रह प्रारंभ करने के बाद पहले तो उनको चंपारण में आना ही प्रतिबंध कर दिया था सरकार ने कि आप चंपारण में नहीं आएंगे, लेकिन काफ़ी विरोध के बाद उनका जो प्रतिबंध है वो हटा दिया था। और बाद में एक आयोग बनाया गया, उस आयोग के सदस्य भी गांधी जी को बनाया गया कि आप ठीक है इस आयोग के सदस्य बनिए और अपनी जो भी समस्या है इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो गांधी जी ने जो भी 3/20 भाग में जो नील की खेती करनी थी, जो भी समस्या थी, वो सब इस आयोग के समक्ष रखी और उनकी जो मांग थी उनको मान लिया गया और एक सफलतापूर्वक आंदोलन चलाए। इसमें सफलता प्राप्त हुई गांधी जी को अंततः चल के। तो ये था चंपारण नील आंदोलन, जिसको प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात में मिल हड़ताल हुई थी मिल मालिक और मजदूरों के बीच में। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम भूख हड़ताल। प्रथम भूख हड़ताल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी आंदोलन में सबसे पहले लोग अपनी मांगों मानने के लिए भूखे रहे थे। सविनय अवज्ञा उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सबसे पहले उन्होंने आदर के साथ उनके जो 3/20 भाग हिस्से में जो कृषि करनी थी उसको मना कर दिया था कि हम आदर के साथ आपको मना करते हैं कि हम कृषि नहीं करेंगे उसमें। इसमें जो मजदूर थे वो भूखे रहे थे। तो विवाद क्या हुआ था कि लगभग इस समय 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोन्स के लिए झगड़ा हो गया था। तो इस समय एक प्लेग नाम की जो बीमारी आ गई थी, महामारी आई थी और इनके लिए बोन्स के लिए झगड़ा हुआ था। मजदूरों का तो कहना था कि हमें 35% 35% बोनस चाहिए, लेकिन वहीं पे मिल मालिकों का कहना था कि हम 35 तो नहीं देंगे लेकिन 20% आपको बोनस देंगे। तो गांधी जी मजदूरों के साथ हो गए। गांधी जी ने बोला कि आप आंदोलन शुरू कीजिए, आप भूख हड़ताल पर बैठ जाइए। और गांधी जी भी भूख हड़ताल पे साथ साथ में बैठ गए और उन्होंने बोला कि जब तक आपको 35% की जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इस आंदोलन पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उसके बाद एक ट्रिब्यूनल में इनका केस भेजा गया और ट्रिब्यूनल ने गांधी जी की जितनी भी मांगे थी, जो भी मांगे थी, उन सबको मान लिया और अंततः मजदूरों को 35% बोनस दिया। तो यह था अहमदाबाद मिल हड़ताल। मजदूर का कहना था 35% बोनस चाहिए और मिल मालिक थे उनका कहना था कि 20% हम दे सकते हैं और अंततः मजदूरों की जीत हुई। ये भी एक सफलतम जो उनका आंदोलन था वो रहा। तीसरा था खेड़ा आंदोलन। ये भी कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। इसको बोलते हैं प्रथम असहयोग। इसमें इस आंदोलन में बोला गया कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि 1918 में एक भीषण प्राकृतिक आपदा घटित हुई थी, भीषण अकाल आया था, जिसमें क्या हुआ कि पूरी जो खेड़ा में जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। तो उस समय क्या सिस्टम होता था कि जैसे अगर आपकी फसल बर्बाद हो गई, चौथाई फसल अगर आपकी चौथाई फसल से भी कम अगर आपकी फसल बची है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद होगी तो आप कर नहीं दे सकते, आपको कर से छूट मिलेगी। लेकिन उस समय सरकार ने बोला कि नहीं, आपको कर में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, आपको कर तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए खेड़ा में जो गांधी जी को बुलाया गया और वहाँ पे भी एक सत्याग्रह चलाया गया, वहाँ पर भी एक आंदोलन चलाया गया जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। तो 1918 में भीषण अकाल पड़ने से संपूर्ण जो पूरी फसल थी वो बर्बाद होगी। फिर भी सरकार ने किसानों से कर वसूलना जारी रखा, कर में छूट नहीं दी थी। तो गांधी जी के साथ और कौन कौन थे? गांधी जी के साथ थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी बोला जाता है, लौह पुरुष। और एक व्यक्ति थे इंदुलाल याज्ञिक। तो ये लोग भी गांधी जी के साथ खेड़ा में गए और खेड़ा का संपूर्ण दौरा किया, वहाँ पे क्या कुछ सिस्टम था क्या कुछ नहीं। अंततः इसमें भी सरकार को हार माननी पड़ी और ये भी गांधी जी का एक सफल आंदोलन माना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने इसमें बोला था कि अगर सरकार इनकी ये मांग मान लेती है तो जो भी संपन्न किसान है, यानी जिनकी फसल बर्बाद नहीं हुई है,
फसल बर्बाद नहीं हुई है, वो किसान अपना कर है वो पूर्ण रूप से देंगे, वो अपना पूरा का पूरा कर देंगे। अगर वो ये बात मान लेते हैं तो हम आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन सरकार ने अंततः इस आंदोलन को, इस बात को मान लिया और आंदोलन अपने आप ख़त्म हो गया था। और ये भी गांधी जी का एक सफलतम आंदोलन माना जाता है, जो क्षेत्रीय आंदोलन थे। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 आंदोलन गांधी जी ने किए थे, इससे गांधी जी को कौन सी सफलता या कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई थी, इनको गांधी जी को क्या मिला था। तो सबसे पहले तो मिला था इनका जो सिद्धांत था, इनका जो सत्याग्रह का आंदोलन था, सत्याग्रह को आजमाने का अवसर मिला लोगों के बीच में कि भारत की जो पृष्ठभूमि है वो सत्याग्रह को अपनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है, इसको आजमाने का एक अच्छा मौका मिला इन तीनों में। और इन तीनों आंदोलन में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। दूसरा था कि देश की जनता के वो पास आना चाहते थे, देश की जनता को करीब से जानना चाहते थे, उनकी समस्याओं के बारे में जानना चाहते, लोगों के बीच में आकर पता करना चाहते थे कि जनता किस चीज़ से परेशान है, किस चीज़ से नहीं। हर एक क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती है, उन क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ जानना चाहते थे। तो एक तो था सत्याग्रह को आजमाने का अवसर मिला, दूसरा था देश की जनता को करीब आने और समस्याओं को समझने का भी अवसर मिला था। एक था कि जनता की शक्ति और कमजोरी से अवगत हुए। गांधी जी को जब आंदोलन में लोगों की भागीदारी महसूस हुई तो लोग पता चला गांधी जी को कि जनता कितनी सशक्त है और जनता में कौन कौन सी कमजोरियाँ, इन कमजोरियों को दूर करके हम जनता को एकजुट कर सकते हैं, वो सब कुछ गांधी जी को इन आंदोलनों के बारे में पता चला। और दूसरा एक अंतिम ये अनुभव ये हुआ कि जो युवा वर्ग था उनका भरपूर समर्थन मिला। युवा वर्ग के साथ साथ अनेक वर्गों का, महिलाओं का, वृद्धों का, बच्चों का, इस तरह बोल सकते हैं कि जो पुरुष थे उनका, हर वर्ग का लगभग भरपूर उनको समर्थन मिला था। इस वजह से गांधी जी अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाने में कायम हो गए थे कि गांधी जी सत्याग्रह के मार्ग पर चले गए और हो सकता है कि आगे चलकर अंग्रेजों से वो छुटकारा भी दिला दे, आज़ादी भी दिला दे। तो वो लोगों का समर्थन जुटाने में एक समर्थ हो गए थे, लोगों का समर्थन जुटाया और लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उस समय जो उदारवादी और उग्रवादी जो लोग थे वो अपनी जो छवि खोते जा रहे थे, उसके एवज में गांधी जी ने अपनी जो छवि है वो कायम की थी। तो ये था गांधी जी के 3 जो क्षेत्रीय आंदोलन थे और इन आंदोलन से गांधी जी ने क्या प्राप्त किया था इसके बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद, बाय।